रिकॉर्ड भी करता जाऊँ साथ। चलो अच्छा, चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे थे, वो किए थे, वो डेविड सीले वाली बुक से। तो मैं इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन था जिसमें यह बताना था कि किसी एक सिस्टम है, सिस्टम में सिस्टम के जो सॉल्यूशंस होंगे वो ट्रिवियल होंगे या नॉन ट्रिवियल होंगे। तो फिर ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जब भी कोई सिस्टम हो, अगर वो होमोजीनियस सिस्टम है तो फिर उसके सॉल्यूशन उसके सॉल्यूशन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल और ट्रिवियल सिर्फ होमोजीनियस सिस्टम को देखते हैं। और जो एनहोमोजीनियस सिस्टम होती है उसमें हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल की बात भी नहीं करते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम कौन सी होती है? ऐसा कोई सिस्टम जिसमें जो बी वाला पार्ट हो, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू बी, जो बी वेक्टर हो, अगर वो बी वेक्टर पूरा जीरो है तो फिर उस सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। अगर बी वेक्टर में एटलीस्ट एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो फिर वो होमोजीनियस सिस्टम नहीं कहते हैं उसको। तो एक होमोजीनियस सिस्टम लेके चलते हैं। तो अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे x1 माइनस 3x2 प्लस 7x3 इक्वल्स टू 0, और माइनस x1 प्लस x2 माइनस 4x3 इक्वल्स टू 0, और इसके बाद x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक सिस्टम है जिसमें 3 इक्वेशंस और 3 अननोन है, और ये एक होमोजीनियस सिस्टम है क्योंकि इसमें जो बी पार्ट आ रहा है वो बी पार्ट पूरा 0 है। तो इसको हमें क्वेश्चन ये है कि इसके जो सोल्यूशन होंगे वो ट्रिवियल होंगे या नॉन ट्रिवियल होंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ वो ट्रिक्स वगैरह भी होते थे, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो पहले इसको हम जो ओरिजिनल मेथड है उससे सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसके सोल्यूशन जो होंगे ट्रिवियल होंगे या नॉन ट्रिवियल होंगे। ट्रिवियल मतलब इसके सोल्यूशन सिर्फ 0 0 0 ही हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है। अगर सिर्फ 0 और 0 0 0 हो सकते हैं तो मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल होंगे, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक सिस्टम है, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 1, यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगी, पे 0 और -2, और यहाँ पे 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे 1 2 और 9 0 0। तो लास्ट वाला अगर पता है तो फिर ना लिखनी है तो मसला नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर लिख लें चाहे, क्योंकि लास्ट वाला जो कॉलम है अभी मेरे जो लास्ट कॉलम है वो इक्वेशन की दूसरी साइड है। अगर वो मैं काट दूं तो फिर पूरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे मैं काम कर रहा होता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया। तो इसमें सबसे पहले वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमें करने पड़ेंगे। जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 1 है तो ऑलरेडी 1 है तो 1 टू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये -2 है और ये जो 1 है, ये -2 और ये 1, ये दोनों हमें 0 करना है। तो इसके लिए पहले रो में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1 -3 7 0, और इसके बाद जो नेक्स्ट 2 रोज हैं दोनों में चेंजेस होगी। तो जो रो 2 है, रो 2 में मैं क्या ऑपरेशन करूँगा, रो 2 माइनस नहीं प्लस 2 टाइम्स रो 1, तो इससे जो 2 है वो मेरा 0 हो जाएगा। और R3 में क्या ऑपरेशन करना है, R3 में बेसिकली R1 सिर्फ माइनस करनी है, उससे यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 -2 + 2, यहाँ पे ये 0 हो गया। 1 + 6 हो जाएगी, एक मिनट, सही है, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 6 आ जाएगी, 1 + 6 -5 हो जाती है। और यहाँ पे -4 + 14 हो, ये हो जाएगी 10, और यहाँ पे तो 0 ही आएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 9 -7, यहाँ पे हो जाएगी -2। आप कैलकुलेशन देखते जाएं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। पॉजिटिव 2 होगा, 9 - 7।
ये हम ये दोनों ऑपरेशंस एक स्टेप पे कुछ कर बोल रहे सकते हैं, हैं मुझे क्या? आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, जी हम ये दोनों ऑपरेशंस एक स्टेप पे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखना फिर पड़ेगा। एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन हो सकते हैं, इनकरेक्ट नहीं होता। सर, ठीक है। जी अच्छा, इसके बाद मैं ऑपरेशन क्या कर रहा था, यहाँ पे जो रो 3 है उसमें रो 1 माइनस कर रहा था, तो यहाँ पे 2 माइनस माइनस 3 है 5 हो गई, 9 माइनस 7 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2। एक मिनट इसको, 2 आ गई और यहाँ पे 0 हो गई। सही है। सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट ऑपरेशन ये होगी कि जो 5 है मेरा, ये बेसिकली मुझे ये क्या करना है, ये मुझे 1 करनी है, लेकिन मैं अभी क्या करूँगा, सबसे पहले ये नीचे वाला 5 है इसको 0 करूँगा, क्योंकि वो 1 बनाने के बाद नीचे वाला मुझे 0 ही करनी है, तो पहले इसको 0 कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें फिर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 का मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ पे मैं क्या ऑपरेशन करूँगा, R3 इक्वल्स टू R3 प्लस R2, तो फर्स्ट में तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, 7 यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 0। अच्छा, तो हमें ये क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होंगे या फिर नॉन ट्रिवियल होंगे, तो यहाँ से हमें आंसर इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्लोन फॉर्म यहाँ तक इसकी आ गई, तो वैसे सोल्यूशन इनफाइनेटली मैनी होंगे या फिर एक ही होगा, वो पता चलता है एक्लोन फॉर्म से। तो इसके जो सोल्यूशन हैं वो यूनिक होंगे सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे हर जो कॉलम में, जो भी कॉलम है, सारे कॉलम में एक ही पिवट आ रही है, और सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्योंकि लास्ट कॉलम में कोई पिवट नहीं आ रहा है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, और इसका सोल्यूशन यूनिक है, तो वो सोल्यूशन सिर्फ 0 0 ही हो सकता है। तो ये इस यूनिक वाला फिर से बताया, यूनिक वाला कंफ्यूज हुआ। अच्छा पिवट का क्या है? अच्छा, जो भी सिस्टम हमें गिवन हो, अगर उसमें जो लास्ट कॉलम है वो पिवट अगर नहीं आ रहा है, तो फिर मतलब हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगी। अगर पिवट नहीं आ रहा है, अगर पिवट आ रहा है तो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये जो लास्ट कॉलम है इसमें कोई पिवट नहीं आ रहा है, जो पहला जो रो है, पहले पहले रो का पिवट ये 1 आ गया, दूसरे रो का पिवट ये -5 आ गया, तीसरे रो का पिवट ये 12 आ गया, लास्ट कॉलम में कोई पिवट आ ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे सिस्टम के जो सोल्यूशन होंगे वो यूनिक होंगे, क्योंकि 0 0 0 है, तो फिर इसके सोल्यूशन क्या पॉसिबल क्या हो सकती है, अगर इस पूरे ये जो मेरा मैट्रिक्स है यहाँ पर एक्लोन फॉर्म में ले आऊँ, अगर इसको मैं रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में भी लेके जाऊँ, तो फिर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगी, 0 1 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 0 0, तो यहाँ से x1 इक्वल टू 0 आ जाएगी, x2 इक्वल टू 0 आ जाएगी, और x3 इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो इसके सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होंगे और सोल्यूशन ट्रिवियल होंगे। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स सिस्टम मैंने लिखा था, इस सिस्टम के जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल होंगे, मतलब 0 0 0 ही सोल्यूशन हो सकते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकते इसके। सही है, समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब कोई दूसरा सिस्टम लेके चलते हैं जिसमें कोई मतलब यूनिक सोल्यूशन ना हो, तो मैं एक सिस्टम लिख लेता हूँ, -5x1 प्लस 7x2 प्लस 9x3 इक्वल्स टू 0, x1 -2x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 0। तो ये एक सिस्टम है।
अच्छा, इस सिस्टम को सॉल्व किए बगैर हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे, मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसके पॉसिबल है। वो इसलिए कि जो लास्ट क्लास में सर ने एक वो बताई थी प्रॉपर्टी थी कि जब भी नंबर ऑफ अननोन्स या फिर ऐसे करें नंबर ऑफ वेक्टर्स ज़्यादा हों, वो ग्रेटर हों नंबर ऑफ रोज से, मतलब हाँ नंबर ऑफ इक्वेशन से। इस केस में हमेशा एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा। फ्री वेरिएबल जब भी सिस्टम में आ गया तो सिस्टम के सोल्यूशन इनफाइनेटली मैनी होंगे। तो फिर इनफाइनेटली मैनी के केस में इसके सोल्यूशन ट्रिवियल सिर्फ एक ही नहीं होगा, जीरो जीरो सोल्यूशन इसका होगा, लेकिन उसके अलावा भी सोल्यूशंस होंगे। तो मतलब इसको बाय इंस्पेक्शन हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन ट्रिवियल नहीं, इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो इसको हम पहले की तरह सॉल्व करके भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोफिशिएंट सॉरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देंगे। -5 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 9 6 0 0 लास्ट का। -2 है। सॉरी -2 सही। अच्छा, इसके बाद जो सबसे पहला ऑपरेशन होगा वो क्या होगा? R12, क्योंकि जो -5 है यहाँ पे हमें क्या करनी है बेसिकली, यहाँ पे 1 करना है। तो रो इंटरचेंज हो गई। -2 यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे -5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 आ गए। इसके बाद R2 जो है उसमें हमें क्या करना है, 5 टाइम्स R1 ऐड करनी है। इससे ये जो -5 है ये फिर 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 -2 6 0 ये तो सेम रहेगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 7 प्लस 10 आ जाएगी, 7 -10, तो ये हो जाएगी -3। सही है ना? -3 यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे 9 प्लस 30, 9 प्लस 30 हो जाएगी 39, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। सही है। तो ये इसका रिड्यूस नहीं है, ये एक्लोन फॉर्म इसका आ गया। तो एक्लोन फॉर्म में यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉलम्स जो है हमारे 3 है, और ये तो हमारा वो लास्ट कॉलम है। यहाँ पे लास्ट कॉलम पिवट नहीं आ रहा है। होमोजेनियस में लास्ट कॉलम में पिवट कभी भी नहीं आता, तो होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट ही होगी। तो हमें यह चेक करना है कि इसके सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर इनफाइनटली मेनी होंगे। बेसिक टास्क हमारा वही है। तो फिर यूनिक कब होंगे? जब हर एक कॉलम में एक पिवट आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले कॉलम में एक पिवट आ रहा है, ये 1 आ गया, दूसरे कॉलम में एक आ रहा है -3 आ गया, तीसरे कॉलम में कोई पिवट आ ही नहीं रहा है, तो हर कॉलम में एक पिवट नहीं आ रहा है। तो फिर ये सिस्टम क्या होगा? इस सिस्टम के सोल्यूशन इनफाइनेटली मैनी होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो इसके नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी पॉसिबल है। अगर आप वो सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं कि सोल्यूशन होंगे कौन से, तो वो निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको मजीद उसके लिए भी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 -2 6 0 हो गए। तो ऑपरेशन यहाँ से क्या क्या ऑपरेशन लगेगी? R2 इक्वल टू -1/3 R2 0, यहाँ पे 1 आ गई, यहाँ पे -1/3 आ गई। इसके बाद आप वो कैलकुलेशन चेक करते जाएं, मिस्टेक हो जाती है हमसे। तो यहाँ पे अब कौन सी ऑपरेशन लगेगी? R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2 1, तो नीचे वाला चेंज नहीं होगा, -30, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ पे 6 6 माइनस
26, ये क्या आ जाएगा -20, या यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा, तो यहाँ से समझ में आ गया ना सबको? सॉरी, वो इंटरनेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है ना? सारे कनेक्टेड हो? हेलो, कोई कंफर्म कर दे। हाँ रे, अच्छा, चलो, तो यहाँ तक ये इसका रिड्यूस इक्लोन फॉर्म आ गया। अभी यहाँ से हमें इसके सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके जो सोल्यूशन, अगर मैं x की फॉर्म में लिख लूँ, जो यहाँ पे x1 -20 x3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगी, और यहाँ पे x2 -13 x3 इक्वल्स टू 0 आ गई। तो इसके बाद जो x1 की वैल्यू है वो आ जाएगी 20x3, और x2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे x3 क्या है? फ्री वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अच्छा, x2 की वैल्यू होगी 13 x3, जो x3 है वो फ्री वेरिएबल, तो x3 को x3 लिख सकते हो। अच्छा, तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन हो गया। अगर इसको मज़ीद आप आगे लेके जाना चाहते हैं तो x1 x2 x3 इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगी x3 इंटू 20 13 1, ये 1 है लास्ट वाला। तो ये इसके सोल्यूशन हो गए। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू वेरी करेंगे। अगर x3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 सोल्यूशन आ गया, ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। और 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ है। अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ, इस सिस्टम के जो सोल्यूशन होंगे, यहाँ पे अगर मैं इस वेक्टर को नाम दे दूँ v का, फिर सपोज मैंने इसको v का नाम दे दिया। अभी जो स्पेन है, स्पेन ऑफ v जो होगा वो बेसिकली सिस्टम का सोल्यूशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? नहीं सर, रिपीट कर दें। अच्छा, ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका सोल्यूशन, सिस्टम का सोल्यूशन क्या आ गया? x3 टाइम्स वो वेक्टर आ गई। तो ये जो वेक्टर मैंने लिखी है, अच्छा x3 टाइम्स वेक्टर, इसका मतलब ये है कि x3 की वैल्यू अगर 0 रखूँ तो 0 हो जाएगी, अगर 1 रखूँ तो फिर वेक्टर की जो वो लेंथ हो जाएगी, सपोज इतनी हो गई। अगर इसको मैं 2 कर दूँ तो उससे दुगना हो जाएगी, अगर 3 कर दूँ तो 3 गुना हो जाएगी। तो मतलब जैसे मैं इस वेक्टर को, सॉरी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करता जाऊँ, उसी वेक्टर की जो लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो स्पेन है वो एक ही लाइन पे होती है ना, वही लाइन होती है। तो इसका जो स्पेन है, इसका सोल्यूशन हो जाएगा सिस्टम का। सही है। तो यहाँ पे क्योंकि जो x है ये x3 है, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सही है। अच्छा, आगे चलें? यस। अच्छा, सही है। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये मैं कही स्पैन क्या होता है? अच्छा, स्पेन क्या होती है? अच्छा, स्पेन ये होता है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर दिया। अगर मैं 2D की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दी, ये वाली। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचूँ आगे या पीछे, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स का कलेक्शन स्पेन हो जाएगा। मतलब जो भी वेक्टर हैं इसी लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, वो सारे स्पेन के अंदर आ जाते हैं इसके। अगर मैं यहाँ से समझ में आ गई? हेलो। ठीक है, ठीक है।
ये तो लाइन पे हो गया। अगर 3D में बात करूं, अगर 3D में एक प्लेन, एक वो सॉरी 3D में अगर एक लाइन बन गई तो वही कंसेप्ट है, उसी लाइन पे जो जो वो लाई कर रहे होते हैं वो इसके स्पेन में होते हैं। अगर 3D के अंदर कोई प्लेन सी हो गई, कोई प्लेन बन गई, तो ऐसे वेक्टर जो इसी प्लेन पे लाई कर रहे होंगे वो इस पेन के अंदर होंगे। सही। सर स्पैन वाले क्वेश्चंस के कोई एग्जांपल करा सकते हैं आप? हाँ सही है, एक एग्जांपल करते हैं। अपन वैसे मैं लास्ट लेक्चर मैंने वो किए थे, एक और प्रॉब्लम कर लेता हूँ फिर इसके। अच्छा, मैं एक वेक्टर वो सॉरी एक वो मैट्रिक्स, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ मेरे पास है 1 2 4 0 2, इसको ले लो 6 सपोज, और यहाँ पे 3 6 12। सही है। तो ये मैंने तीन तीन वेक्टर ले लिया। सही है। तो मैंने 3 वेक्टर ले लिया है। अभी क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन 3 वेक्टर्स का जो स्पेन होगा वो क्या होगा। तो इसका स्पेन कैसे फाइंड कर दें, इसकी जो प्रोसीजर होती थी उसके लिए हम इसको एक्लोन फॉर्म में लेके आते थे सबसे पहले। यहाँ पे 1 2 3 फिर 1 2 4, यहाँ पे 0 2 6 से ऑपरेशन क्या हो जाएगी, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे आ जाएगी 0, और यहाँ पे 0 आ जाएगी। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगी। अच्छा, वैसे यहाँ तक इसका वो सोल्यूशन आ जाएगा कि इसका स्पेन क्या होगा। यहाँ तक रेडियस से वो सॉरी एक्लॉन से पता लग जाती है कि इसका जो स्पेन होगा वो क्या हो जाएगा। इसका स्पेन एक प्लेन बनेगा। वो कैसे पता करते हैं, ये मैंने जो वेक्टर लिए थे 3 वेक्टर लिए थे, तो यहाँ पे जो पहला वेक्टर है इसमें एक पिवट आ रहा है, दूसरा जो है यहाँ पे भी एक पिवट आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है। सही है। तो एक चीज़ होती है R2 R3 और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास रोज हैं वो कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब मेरा जो डायग्राम बनेगा वो R3 के अंदर बनेगा। R3 के अंदर क्या बनेगा वो स्पेन वो करता डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे स्पेन मेरा क्या आ रहा है, स्पेन मेरे 2 वेक्टर्स में एक एक पिवट आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है। मतलब मेरा क्या बनेगा R2 को बेसिकली फिर क्या कहते हैं, प्लेन। तो मेरे पास जो स्पेन बन रहा है प्लेन इन R3 के अंदर 3D के अंदर एक प्लेन बन रही है, तो वो बेसिकली स्पेन होगा इन 3 वेक्टर्स का। अगर इसको ग्राफिकली थोड़ा मुश्किल होगा 3D में ड्रा करना, कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये जो लास्ट मैट्रिक्स है, सॉरी इस लास्ट मैट्रिक्स को देख लें आप यहाँ पे। अगर लास्ट मैट्रिक्स को मैं 3D के अंदर ड्रा करना चाहूँ तो यहाँ साइड पे ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर जिसमें x कंपोनेंट है, अगर इसको मैं x1 ले लूँ, इसको x2 ले लूँ, इसको x3 ले लूँ। जो पहले वेक्टर का x कंपोनेंट, अच्छा यहाँ से मुझे लेना नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल उससे लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसका फिर वो ग्राफिंग उससे करके आपको एंड में पे दिखा दूंगा कि इसका वो जो स्पेन बनेगा वो प्लेन कैसे बन रहा है। कि यहाँ पे ड्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं ग्राफिंग के ज़रिए आपको बता दूंगा कि इसका स्पेन किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि प्लेन बन रहा है। आरती के अंदर प्लेन कैसे बन रहा है।
तो मैंने लास्ट में ट्यूटोरियल में वो उस पर ड्रा करके दिखाया था आपको, तो यहाँ पे फिर से एंड में फिर आपको ये दिखा दूंगा कि मतलब प्लान कैसे बन रहा है इसका। सही है। सर नंबर ऑफ पिवट से पता चलता है कि लाइन बनेगी या प्लेन हाँ बनेगा? हाँ, वो नंबर ऑफ पिवट से, सॉरी ना, नंबर ऑफ पिवट से पता चलता है। और यहाँ पे नहीं दो, तो हाँ, एक पिवट में क्या बनेगा? एक पिवट में एक लाइन है, अगर अच्छा पहली बात ये, अगर रोज पे डिपेंड करता है डायमेंशन कौन सी डायमेंशन में है, और पिवट पे डिपेंड करता है कि बन क्या रहा है। अगर एक पिवट होती तो फिर लाइन इन आर3 बन जाती है, अगर इसके ये वाला आर3 के अंदर बात कर रहा हूँ अगर मैं, एक पिवट होता तो लाइन इन आर3 बनती है, अगर दो पिवट होते तो प्लेन, दो पिवट ही हैं तो प्लेन इन आर3 बन रहा है, अगर यहाँ पे तीन पिवट होते तो पूरा आर3 स्पेन हो जाता। मतलब आर3 के अंदर कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर लो तो इन तीन वेक्टर के कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे प्लेन बन रहा है ना, तो एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट करता है, उस प्लेन के अंदर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो तो इन तीनों वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते हैं। वर्डिंग में इस तरह कह सकते हैं। अगर यहाँ पे इनकेस अगर कोई लाइन बन रहा होता है इसका स्पेन, तो उस लाइन के ऊपर कोई सा भी एक पॉइंट चूज कर ले तो इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसको लिख सकते थे। बेसिकली ये होती है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो ये सही क्लियर हो गया थोड़ा बहुत। अब्दुल गफूर अहमद, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, तो एक और मैं सिस्टम लेके चलता हूँ, उसी का होमोजीनियस पार्ट और फिर इसके बाद उसी का इनहोमोजीनियस पार्ट ड्रा कर सॉल्व करता हूँ, और उसके बाद दोनों के ग्राफ्स में क्या चेंजेस आती है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं अगर एक सिस्टम ले लूँ, अच्छा मैं यहाँ पे सिस्टम इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो उसमें वो सारी वेरिएबल लिखनी पड़ती है। यहाँ पे अज्यूम कर लो कि मैंने इक्वेशन लिख लिया और उसके बाद इसका मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लिया, आगमेंटेड मैट्रिक्स में उसकी लिख ली। यहाँ पे 1 3 -5 4, अच्छा ये 3 इक्वेशंस 3 अननोन का एक सिस्टम है, तो इसका मतलब जो लास्ट कॉलम जो मेरा हो रहा है वो मेरा कांस्टेंट वाला टाइप है, इक्वेशन के बाद वाला है, तो बी होती है ना वो है। तो यहाँ पे 1 4, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ले ली -8, और यहाँ पे 7 -3 -7 9 6। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये मैंने डेविड सिले की बुक से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक सिस्टम हो गया, इसमें जो लास्ट जो मेरा कॉलम है वो बेसिकली वो बी वाला टर्म है, मतलब ये अगर इसको मैं बताऊँ तो ये x1 के कोफिशिएंट है, x2 के कोफिशिएंट है, x3 के कोफिशिएंट है, और ये बी वाला। तो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दो नहीं, मतलब इसके डिफरेंस क्या होती है, अगर यहाँ पे बी को मैं अगर 0 लेके चलूँ तो 0 0 0 होती है, ये लेके चलो या फिर मैंने ये ले ली, तो इन दोनों के ग्राफ्स में क्या डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, तो होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी ना, अब सारे बी जीरो हुआ तो। बी 0 होंगे तो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी, और बी 0 नहीं है तो फिर एन होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। तो इस केस में मैं जो सॉल्व कर रहा नहीं हूँ तो इसको, क्या होमोजेनियस इक्वेशन, जी मैं पूछ रही थी कि ग्राफिकली क्या डिफरेंस होगा इनमें, क्या ओरिजिन से गुजरेगी या ऐसा कुछ? ग्राफिकली ये डिफरेंस होगा, होमोजीनियस तो हमेशा जो इसकी वो ग्राफ बनेगी वो ओरिजिन से ही क्रॉस कर जाएगी, और एन होमोजीनियस की ज़रूरी नहीं है ओरिजिन से क्रॉस कर जाए। और इसमें जो ग्राफ होगा एग्जैक्टली सेम होगी, अगर एनोमोजीनियस में कोई प्लेन, होमोजीनियस में कोई प्लेन बन रही है, एनोमोजीनियस में भी कोई प्लेन बनेगी। अगर होमोजीनियस में कोई लाइन बन रही है तो एनोमोजीनियस में भी कोई लाइन ही बनेगी, वो उसका सेम होगा, सिर्फ शिफ्टिंग उसकी हो जाएगी। ये जो बी एनोमोजीनियस है, एनोमोजीनियस में होमोजीनियस वाले जो ग्राफ है उसकी सिर्फ शिफ्टिंग हो जाएगी, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँ आगे, ऑपरेशन मेरे पास क्या होंगे, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल्स टू R3 प्लस 3 टाइम्स R1। तो पहला तो चेंज नहीं होगा,
1 3 माइनस 5 4। अब कैलकुलेशन देखते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 हो हाँ जाएगा। हाँ सही है, 2 हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे -6 हो जाएगी, यहाँ पे 6। सही है। अच्छा, Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी? जो R3 है, R3 इक्वल्स टू R3 -2 टाइम्स R2 हो जाएगी। तो पहला चेंज नहीं होगा, रो 1 3 -5 4, और यहाँ पे 0 1 -3, यहाँ पे 3, पे 0 0, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगी। सही है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, इसका एक्लॉन फॉर्म आ गया। तो अच्छा, क्वेश्चन याद है इसमें? अच्छा, ग्राफ में क्या डिफरेंस आ जाएगी, तो उसके लिए रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा इसको। तो ग्राफ वैसे तो यहीं अच्छा आगे लेके चलते हैं, क्लियर हो गया। अच्छा, इसका जो अच्छा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या हो जाएगी? R1 इक्वल्स टू R1 -3 टाइम्स R2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये दोनों तो चेंज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी 4, यहाँ पे -5। चेक कर लें आप लोग। अच्छा, इसके रेडियस इक्लोन फॉर्म आ गई। तो यहाँ से इसके जो अच्छा, यहाँ पे स्पेन इसका क्या बन रहा है इन तीनों वेक्टर्स का, अगर हम चेक कर लें तो इन तीन वेक्टर्स का जो स्पेन बन रहा है वो एक प्लेन बन रही है NR3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम में पिवट है, तीसरे में पिवट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यह याद रही है, जो लास्ट कॉलम है ये वेक्टर नहीं है कोई, वो बी वाला इक्वेशन के उस तरफ वेक्टर है, लेकिन इक्वेशन के दूसरे साइड वाला है। तो कोफिशिएंट से, तो कोफिशिएंट के ये 3 थे, तो मतलब यहाँ पे जो पिवट आ रहे हैं हमारे 2 आ रहे हैं, फ्री वेरिएबल एक ही आ रहा है, और R3 में हम काम कर रहे हैं। तो इस इन 3 वेक्टर्स का जो स्पेन बनेगा वो प्लेन NR3 बनेगी। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, अगर इसके मैं सॉल्यूशन लिख लूँ तो x1 + 4 टाइम्स x2 इक्वल्स टू -5, और x2 -3 टाइम्स x3, अच्छा सॉरी ये x3 है, इक्वल्स टू 3 आ गई। तो यहाँ से आ जाती है x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू हो गई -5 -4 x3, और x2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी +x3। अच्छा, तो यहाँ पे जो x3 है वो बेसिकली फ्री है, तो x3 = x3 लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन x1 x2 x3, और ये इक्वल होगी यहाँ पे -5, अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ 0 0 प्लस x3 -4 3 1। ये स्टेप समझ में आ गया लास्ट? Yes, sir. यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 + x3 कर ली,
और यहाँ पे भी 0 प्लस x3 कर लें तो 0 यहाँ पे एक बन गई और दूसरी वहाँ पे। अच्छा, जो इसका होमोजीनियस अगर होमोजीनियस लेकर सॉल्व कर दे तो इसका सोल्यूशन क्या आता? सोल्यूशन इसका ये आ जाता कि यहाँ पे जो दूसरी साइड पे 0 0 लेके चलते, अगर मैं ये -5 और 3 और 0 नहीं होना चाहिए? -5 3 और 0 कौन सा? ये जो पहला वाला कॉलम बनाया आपने, मैट्रिक्स से बनाया है इसकी बात कर रहे हैं आप? एक, क्योंकि 3 था ना हमारे, 0 + 3x3 क्यों लिखा है ये? 0 प्लस इसकी बात कर रहे हैं आप? ये जो x, जी जी अच्छा, तो यहाँ पे जरा पीछे लेके चलते हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है कि ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया यहाँ से, ये सही है? जी, ये तो समझ आ गया। सही है। अच्छा हाँ, सॉरी यहाँ पे 3 भी है, मैं समझा 0 है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये मिस्टेक की थी, तो मैं समझा यहाँ पे 0 है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएगी 3। अच्छा, यहाँ पे 3 आ जाएगी, 3 + 3x3 सही है। और यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगी, प्लस x3 -4 3 1 आ जाएगी। अब सही है? ये अब समझ आ गया। सही है। अगर यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम लेके चलते तो ये वाला जो पार्ट था ये 0 आ जाता, ये वाला पार्ट 0 हो जाता और जो हमारा सोल्यूशन आता वो सिर्फ ये वाली हो जाती, x3 -4 3 1 ये आ जाती, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता। तो इसकी जो ग्राफिकल वो क्या हो जाएगी? अगर इसका हम वो देख लें, होमोजीनियस का अगर हम ग्राफ देख लें तो उसकी क्या बन रही है? यहाँ पे लाइन एंड R3 बन रही है ना, 3 रोज हैं और पिवट एक ही कॉलम में, तो पिवट एक ही बनेगा, तो लाइन एंड R3 बन जाएगी। तो यहाँ पे इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो लाइन ही बन रहा है। और लाइन, ये वाली लाइन कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से, क्योंकि x3 की वैल्यू अगर 0 कर दें तो 0 ओरिजिन से पास कर रही होती है। और जो ऊपर वाला सिस्टम है इनहोमोजीनियस, यहाँ पे ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, ये बेसिकली शिफ्ट हो गई है कि -5 यूनिट x1 की तरफ और 3 यूनिट x2 की तरफ, ये शिफ्ट होके उसी पॉइंट से क्रॉस कर रही है ये वाली लाइन। मतलब बेसिकली इनहोमोजेनियस जो इक्वेशन होती है वो शिफ्टिंग फैक्टर यहाँ पे आ जाती है, इसको P कहते हैं। P + x3 ये बेसिकली होती है, तो P शिफ्टिंग फैक्टर हो गई थी। सही है? अच्छा, ये समझ में आ गया ना यहाँ तक? यस सर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, वो डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, मतलब